Good morning, students. Today we are back with some new topics of alternative centers of power. This is the fifth part of this chapter. In last videos, we have discussed about European Union, ASEAN, and a peaceful rise of China. Peaceful but tremendous. Students, in this chapter, we will discuss about some new centers of power which can contain America's hegemony or American hegemony, or who can challenge the American power. So, we are going to start from a center of power, that is ब्रिक्स. स्टूडेंट्स हम लोग वर्ल्ड मैप से इसीलिए स्टार्टिंग करते हैं ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप आंसर राइटिंग करने बैठें तो वी आर नॉट स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो हमारे लिए कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती भी नहीं है एग्जामिनर की कि हम एग्जैक्टली मैप ड्रॉ करके बताएं. लेकिन जैसा कि मैं आपके सामने ऑलवेज करती हूँ, आप जस्ट ऐसा एक रफ मैप ड्रॉ कर सकते हैं. आप यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, बस आप इतना सी अगर ड्रॉ कर लेते हैं रफली, पेंसिल से करो, नो नीड टू यूज़ योर पेन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. स्केल वगैरह लेने में अपना टाइम भी वेस्ट हमको नहीं करना है. बस रफली जैसे मैंने यहाँ पे रफली मैप प्रिपेयर किया है वैसे आप कर सकते हो. और जब आपको ये ब्रिक्स को शो करना हो तो जस्ट वी मार्क तो हम कर सकते हैं, दिस वन वी. तो ऐसे ही वी मार्क जब आप करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि वो इंडिया है. और वी के ऊपर जैसे ही आप ऐसे रफ मार्क करते हैं तो ऐसे आपको मालूम पड़ सकता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेट करती है. और यही चीज़ें जब आप मार्क करते हैं इन योर एग्जामिनेशन और आंसर राइटिंग तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है. आप सब पढ़ तो एक ही टीचर से रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है मोर मार्क्स गेन कर लेते हैं और कुछ कम कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन. अंदर कचरा भरा हुआ हो डजेंट मैटर, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन. ये आपका वर्ल्ड मैप है. वापस वही बात पे आ रहे हैं हम लोग. दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका. ये जो पर्पल मार्क्ड आपको दिखता है दिस वन, दिस इज योर यूरोप, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन. ग्रीन मार्क्ड जो है दिस वन इज अफ्रीका. जो पूरा आपको रेडिश दिख रहा है दिस वन रेड वन, ये है आपका एशिया, है ना. ये वाला पार्ट भी वैसे ऑरेंज, लिटिल बिट ऑरेंज जो है, ये वाला पार्ट भी आपका एशिया में ही आता है. और जो ये लैंडमास आपको दिख रहा है दिस ऑरेंज वन, ये कहलाता है आपका ऑस्ट्रेलिया. और यहाँ आपको मिल जाएगा आपका अंटार्कटिका. सो स्टूडेंट 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे ये वाले. अब जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर की तो हम किसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं. वन सेंटर ऑफ पावर इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज हियर. यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है. दूसरा पावर की हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी. वन वाज यूरोपियन यूनियन जो यहाँ पे है. फिर हम लोगों ने आसियान के बारे में डिस्कस किया था. आसियान दिस वन ऑरेंज, ये है ना, दिस इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. फिर हमने एक जायंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, दैट इज योर चाइना. ये चाइना यहाँ पे जो कि लिटिल बिट आपका लाइट रेड में है, ब्राइट रेड, ठीक है. तो ये आपका चाइना, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. लेकिन स्टूडेंट्स इशू ये है ना कि क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं है, तो यूनिटी नहीं होने की वजह से इशू ये आता है कि ये सब लोग मिलके अमेरिकन हेजेमनी को प्रॉपरली चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आज अमेरिका जो है सबको डोमिनेट कर रहा है और अमेरिका जैसा चाहेगा वैसे होगा, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ कंट्रीज़ अपना एक ग्रुप बना लें तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी कंडीशंस पर अमेरिका को सरेंडर होने के लिए मजबूर कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी, वो रिसोर्सेज, वो पावर है इन फील्ड ऑफ पॉपुलेशन, इन फील्ड ऑफ देयर इकोनॉमी,
इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, सबकी फील्ड में उनके पास पावर है अगर वो कंट्रीज मिल जाती हैं तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी कंट्रीज का ग्रुप है जो कि यूनाइट है, ठीक है। अगर उसकी पावर थोड़ी, अगर उनमें जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं वो अगर रिजॉल्व हो जाएं तो फिर तो अमेरिकन हेजेमनी को इजीली चैलेंज किया जा सकता है। खैर, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ग्रुप, दैट इज ब्रिक्स। आपके सिलेबस का पार्ट है ब्रिक्स, क्योंकि आप लोगों के पास जो बुक्स अवेलेबल हैं दैट आर ओल्ड, इस वजह से आपको वहाँ में भी कंटेंट अवेलेबल नहीं मिलेगा। ब्रीफली यहाँ कंटेंट जो मैंने मेंशन किया है दैट इज सफिशिएंट। मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, सो नो नीड टू बी पैनिक। हाँ, एक्चुअली स्टूडेंट्स, ब्रिक्स का कंसेप्ट आया कब था? ऐसे ब्रिक्स का जो कंसेप्ट था वो आया था 2001 में, ठीक है। 2001 में ब्रिक्स का कंसेप्ट आया था, ब्रिक्स का नहीं, इट वॉज ओनली ब्रिक का कंसेप्ट आया था इन 2001, ठीक है। लेकिन दैट टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, कंट्रीज़ के बीच में भी म्यूचुअल डिस्प्यूट्स थे। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होने के अलावा भी कंट्रीज़ अभी तक अपनी इंटरनल सिचुएशंस जो थी उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना चाह रही थी। अमेरिका को चैलेंज करना है, उसको कंटेन करना है, दैट वाज सेकेंडरी फॉर देम। लेकिन अब धीरे धीरे करके नाउ वी आर लिविंग इन 2021, तो लगभग 20 साल हो चुके हैं इस पूरे कंसेप्ट को आए, और कंट्रीज कंपैरेटिवली इंटरनली थोड़ी सी स्टेबलाइज हो चुकी हैं। हम 5G के ज़माने में जी रहे हैं, चाइना 6G के ज़माने में आ गया है, तो थोड़ी सी सिचुएशंस चेंज हुई हैं। इस वजह से ब्रिक्स इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आया है। खैर, हम लोग बात करते हैं 2001 में कंसेप्ट आया था। ये ब्रिक जो था, ये कंसेप्ट दिया किसने था? ये बात तो मैंने आपको बता दी कि 2001 में इसका कंसेप्ट आया था, लेकिन ये कंसेप्ट दिया किसने था? दैट वाज गिवन बाय जिम ओ नील। जिम ओ नील, जिम ओ नील, ठीक है। ये एक अमेरिकन थिंकर है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, जिम ओ नील। और जिम ओ नील ने एक प्रिडिक्शन दी थी कि अगर 5 कंट्रीज, सॉरी स्टूडेंट्स, अगेन इट इज़ एन एब्रिविएशन। ब्रिक्स जो है एक एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन मतलब क्या? बी रेफर्स फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो जिम ओ'नील जो थे, इन्होंने 2001 में ये कहा था कि अगर ये 5 कंट्रीज मिल जाएं तो ये 5 कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड की सुपर पावर बन सकती हैं, क्योंकि इनमें वो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन एवरी फील्ड। ये जिम ओ'नील ने कंसेप्ट दिया था। तब जाके हमको धीरे धीरे यकीन थोड़ा सी लगा कि नहीं, जिम ओ'नील सही कह रहे हैं, तो हमको कुछ करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ ना कि 2006 में फाइनली जो था, 2006 में ब्रिक फाउंड हुआ। मैंने वापस आपको कहा था एस नहीं था, एस दैट टाइम जो फाउंडिंग फादर इसका नहीं था, फाउंडिंग मेंबर नहीं था। तो ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। Bric turned into BRICS after the inclusion of South Africa in its first meeting in the year 2009. 2009 में मीटिंग हुई थी ब्रिक की 2009 में मीटिंग हुई, और 2009 की इस मीटिंग में साउथ अफ्रीका बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। और फिर क्या था? फिर ठीक है, साउथ अफ्रीका ने भी इसकी मेंबरशिप ले ली एंड ब्रिक कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स। The key objectives of BRICS are primarily to cooperate and distribute mutual economic benefits among its members, beside non-interference in the internal policies of each nation and mutual equality. Actually students, जो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस की ऑब्जेक्टिव, अमेरिकन ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें, मोर और लेस चाइना भी उसी पॉलिसी पर खैर चल रहा है, लेकिन हाँ, जब ये फाउंड हुआ था तब चाइना ऐसा नहीं था। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग इन द सेंस वी द ब्रिक्स कंट्रीज, हम क्या करेंगे मिलके
एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे विदाउट इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। एक दूसरे की जो इंटरनल अफेयर्स हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, उस पर किसी तरह का हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होगा कि अच्छा मोदी जी आप कोरोना को यहाँ पे कंट्रोल कर पाए, कंटेन कर पाए, नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, आपने ऐसा कैसे कह दिया। इस तरह के कोई भी लीडर, मैं बात कर रही हूँ ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज के लीडर जो हैं वो एक दूसरे की कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें किसी तरह का भी कोई इंटरफियरेंस शो नहीं करेंगे और म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और बड़ी बात यही कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका जो है यहाँ कंपैरेटिवली पॉवर्टी ज़्यादा है तो हम साउथ अफ्रीका को कहें कि अंडरमाइन कर दें उसको, ऐसा नहीं होगा। ऑल विल बी इक्वल। और इसकी अगर 11th मीटिंग के बारे में या फिर 11th कॉन्फ्रेंस और समिट के बारे में बात करें तो ब्राज़ील में हुई थी 2019 में। 2020 में इसका ये जो कंडक्ट हुई थी आपकी रशिया में, और ये वर्चुअली कंडक्ट हुई थी। ठीक है, तो ब्रिक्स को एक बार मैं आपको मैप में बता दूं ताकि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठे, अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रिक्स, तो आप क्या लिखेंगे। ये चीज़ें तो लिखनी ही है आपको, आप भी लिखोगे, आपका दूसरा क्लासमेट भी लिखेगा, क्योंकि नोट्स तो सबके पास मोर और लेस सेम है। एक दो फैक्ट आप ज़्यादा लिख लोगे, एक दो फैक्ट वो कम लिखेगा, लेकिन हाँ आपका प्रेजेंटेशन जो बताएगा दैट इज हियर। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी स्लाइड मैंने ऐड की है यहाँ पे जो कि आपको ब्रिक्स की पावर बता सकती है। ब्रिक्स की पावर के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो जो ग्रीन मार्क्ड हैं, दीज ग्रीन मार्क्ड कंट्रीज आर ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है, ब्राज़ील इज हियर इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा। यहाँ पे इवन इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हेड ऑफ द कंट्री हैं, उनके भी रियल हेड ऑफ द कंट्री, उनके भी नेम मेंशन है। ठीक है, जस्ट लाइक ब्राज़ील के हैं आपके माइकल टेमर। ठीक है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज यार जायर बोल्सोनारो। और इन तीन कंट्रीज़ के तो अभी तक रियल हेड ऑफ द कंट्री बदले ही नहीं हैं। और यहाँ पे है आपके साउथ अफ्रीका के सिरिल। तो आगे बढ़ते हैं, ये ग्रीन में आपको ग्रीन कलर में मैंशनड है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि आखिर ब्रिक्स इतना इम्पॉर्टेंट, जिम ओनिल ने जो कहा था दैट ब्रिक्स मे बी अ पोल और द सेंटर ऑफ वर्ल्ड्स पावर, ये क्यों कहा था। मैंने तो आपको कह दिया कि पॉपुलेशन वाइज, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, मार्केट, इन सब की वजह से ब्रिक्स एक सुपर पावर बनने की कैपेसिटी और स्टैमिना और पोटेंशियल रखता है। लेकिन हाँ, आपका स्टेटमेंट जो है दैट मस्ट बी बैक्ड बाय द फैक्ट्स। आप जो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द फैक्ट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिक्स नेशन 3.6 बिलियन। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 41%। दिस इज ट्रेमेंडस। 5 कंट्रीज जो हैं दैट इज ब्रिक्स, ये वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन यहाँ पे स्टे करती है। दैट इज ट्रेमेंडस ऑल्सो। जीडीपी के बारे में देखें तो इनकी जीडीपी कितनी है, दैट इज 16.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर। ये अपने आप में बहुत एक अच्छी जीडीपी है। और इंडिया ने तो टारगेट रखा है कि बाय 2022 का टारगेट था हमारा, लेकिन हाँ अब ये टारगेट्स थोड़े से ड्यू टू दिस कोविड-19, जिसको COV2 कहा जाता है इन दिनों में, उसकी वजह से हमारे टारगेट्स और बढ़ सकते हैं और 25 तक हमारे टारगेट्स जा सकते हैं, 2025 तक। और तब तक ये जो जीडीपी है ब्रिक्स कंट्रीज़ की, वो जा सकती है अराउंड 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अभी 16.6 है, लेकिन हाँ वी कैन एक्सपेक्ट कि बाई 2025 इट कैन रीच द गोल ऑफ 20 ट्रिलियन डॉलर। आगे अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड का जो ग्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ग्रॉस प्रोडक्ट का कितना ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज 22%।
वर्ल्ड के ग्रॉस प्रोडक्शन का 22% जो है सिर्फ ये 5 नेशंस ही प्रोड्यूस करते हैं। अपने आप में एक पावर को शो करती है सारी बातें। तो जब भी आंसर राइटिंग करें, जो मैंने इस स्लाइड में मेंशन किए हैं फैक्ट्स, ये तो आपको ऐड करने ही हैं, लेकिन हाँ आपको ये वाले फैक्ट्स भी ऐड करने, और ज़्यादा नहीं है, 3 फैक्ट्स ही हैं। एक तो पॉपुलेशन काउंट करवा सकते हैं, अनदर इज जीडीपी एंड नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रोडक्शन। तो जो यहाँ मैं बात कर रही हूँ ना $16.6 ट्रिलियन, ये 16.6 कितना हो गया वर्ल्ड की टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन का? दैट इज 22%। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स और भी ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, पॉइंट्स इन द सेंस टॉपिक्स दे रखे हैं कि ठीक है ब्रिक्स तो अपने आप में एक पोल ऑफ पावर बनने का पोटेंशियल रखता है, क्या इसके अलावा कोई और कंट्री भी है जो कि पोल ऑफ पावर बन सकती है? सो स्टूडेंट्स द आंसर इज यस, बन सकती है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं आपकी बुक में जो मेंशन है। फर्स्ट इज योर रशिया, चाइना, इंडिया, आगे भी है जो कि थोड़ा सी वेट करेंगे और हम लोग देखते जाएंगे। स्टूडेंट्स, रशिया की ज्योग्राफी मैं पहले आपको चारों पांचों कंट्री बता दूं ताकि इजराइल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पहले मैं आपको सारी टॉपिक्स बता दूं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज कंट्रीज, रशिया, इंडिया, इजराइल। सो स्टूडेंट्स 3 कंट्रीज के बारे में मेंशन किया है। ब्रिक्स के बारे में वापस मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। हाँ, इंडिया को एक पोटेंट पावर बताया गया है कि इंडिया में पोटेंशियल है कि इंडिया एक पावर बन सकता है, पावरफुल कंट्री बन सकता है। हियर इज रशिया। सिलेबस में एक और कंट्री है जो कि इंडिया का एक बहुत अच्छा अलाय माना जाता है, दैट इज योर इजराइल। आपको लग रहा होगा इजराइल तो यहाँ दिख नहीं रहा है। इजराइल की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हिस्ट्री है। कभी टाइम मिलेगा तो इजराइल के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा। और इंडिया से तो खैर, इजराइल से तो खैर पूरा वर्ल्ड ही मोटिवेशन ले सकता है। इजराइल आपको वर्ल्ड मैप में जूम करके मैं बाद में दिखाऊंगी, लेकिन हाँ एक रफ लोकेशन आप देख लें। दिस इज योर यूरोप, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन में है ना, दिस इज योर यूरोप। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका अफ्रीका। दिस इज योर मिडिल ईस्ट या फिर इसको वेस्ट एशिया कहते हैं। तो ये दिस इज योर वेस्ट एशिया, है ना। और ये पूरा आ गया आपका एशिया, ये पूरा आपका एशिया है ना, दिस इज योर एशिया। तो यहाँ पे जो मैंने वेस्ट एशिया मार्क किया है, इस वेस्ट एशिया की इजिप्ट हियर इज। इन दिनों सुएज कैनाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा। इजिप्ट जो है, इजिप्ट के यहाँ से आप देखेंगे दिस बॉर्डर, वेट अ मिनट, इजिप्ट के यहाँ पे ये जो मैंने रेड मार्क किया ना स्टूडेंट्स, ये रेड मार्क्ड एरिया जो है दैट इज योर इजराइल। अब आपको थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दिख तो रहा है नहीं, कैसे मान ले इजराइल है। तो इसके लिए मैंने एक और जूम्ड इन मैप आपके लिए प्रिपेयर किया है। हियर इट इज इजिप्ट, इजिप्ट के पास में दिस इज योर इजराइल, ये आपका इजराइल है। इजराइल का जो नेबरिंग कंट्री है दैट इज सीरिया, जॉर्डन, ये इसके इजिप्ट भी है, ये इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप चलेंगे, यहाँ से इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे ईरान, ईरान के बाद आप इराक में एंटर करेंगे, लेटर ऑन जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल। यहाँ से सुएज कैनाल के पास से भी आपको इजराइल में पहुँचने में हेल्प मिल सकती है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोल ऑफ पावर हैं। पहले हम लोग रशिया के बारे में, वाई रशिया, बिकॉज एक टाइम था जब रशिया जो था उसने इन रियल सेंस अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज किया था। रशिया इज़ अ सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन। तो आप लोगों ने कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ा ही है, तो आपको मालूम है कि कैसे यूएसए जो था उसका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था, दैट वाज यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का जो सक्सेसर है दैट इज़ रशिया। तो रशिया ऑटोमेटिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है।
हालांकि रशिया की जो इकोनॉमी है ना, इट इज़ नॉट सो जायंट एज अमेरिकन जीडीपी। ठीक है, अमेरिकन जीडीपी, अमेरिकन इकोनॉमी जो है उसकी जितनी तो रशियन जीडीपी जायंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम देखें रशिया को, रशिया की पावर ह्यूज है, ट्रमेंडस है, एंड इट कैन स्टिल compete with यूएसए। ऐसा नहीं कि रशिया कमज़ोर पड़ गया है, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो गया तो रशिया की स्टैंड नहीं करता, ऐसा नहीं है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रशिया आज भी कॉम्पिटिटर है। खैर आगे बढ़ते हैं। रशिया की जो करंट जीडीपी वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं जो आपको लर्न करने हैं। रशियाज जीडीपी इज़ करंटली 11th इन द वर्ल्ड, 11th रैंक पर आती है रशियन जीडीपी, और अमेरिकन तो फर्स्ट पर है ही। तो देखो रशिया जो था वो 10 रैंक डाउनवर्ड चला गया। रशिया जो है उसके पास मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, गैसेस हैं, और यही नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स वगैरह जो हैं रशिया को एक पावरफुल कंट्री बनाते हैं इन द ग्लोबल वर्ल्ड। इसके अलावा रशिया जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, न्यूक्लियर पावर, ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी हैं, और रशिया के पास इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, अब सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स मॉडर्न वेपन्स, ठीक है। तो रशिया के पास मॉडर्न वेपन्स हैं और इतने ज़्यादा हैं कि इंडिया जो है वो तो बहुत बड़ा बायर रहा है एक टाइम पे रशियन वेपन्स का, एंड वी बाय दैट वेपन्स टुडे ऑल्सो। हम आज की डेट में भी उसको बाय करते हैं रशियन वेपन्स को। तो रशिया की जो डोमिनेंस थी इन फील्ड ऑफ मिलिट्री एंड द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, रशिया के देखो स्टूडेंट्स 3-4 पावर्स जो हैं वो रशिया की आज की डेट में भी काउंट करवा सकते हैं, इवन दो सोवियत यूनियन जो है उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। पहला रशियन पावर अगर आप देखना चाहें देन इट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 1। अनदर इज इट्स न्यूक्लियर पावर, नंबर 2। नंबर 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वो रशिया के पास हैं, और आज भी इस फील्ड में रशिया जो है वो अमेरिका का कॉम्पिटिटर बना हुआ है, और वर्ल्ड वाइड रशियन वेपन्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत ही प्राइड के साथ परचेज किया जाता है, इतनी उनकी हम कह सकते हैं सॉफ्ट पावर है। नेक्स्ट इज रशिया जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कुल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड रशिया इज़ वन ऑफ दैम। पूरी यूएनओ देखें, अगर मैं ब्रीफली बता रही हूँ, डिटेल में तो यूएनओ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ टोटल यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं। ये 193 मेंबर्स हैं। अब इन 193 मेंबर्स में से टोटल 5 मेंबर्स जो हैं दैट आर परमानेंट इन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब 193 में से कुल कितने परमानेंट इन सिक्योरिटी काउंसिल, ओनली 5, एंड रशिया इज़ वन ऑफ देम। तो ये रशिया की अपने आप में पावर है। अब परमानेंट 5 का एक पार्ट होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो तो जब हम यूएनओ चैप्टर पढ़ेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द मोस्ट लवली फ्रेंडली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज आर इंडिया। स्टूडेंट्स, इंडिया के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी बताने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये तो नहीं लिख के आएंगे ना आई लव माई इंडिया ओनली, है ना, इसमें तो 5 नंबर मिलने वाले हैं नहीं आपको। इसके लिए हमको कुछ फैक्ट्स चाहिए होंगे जिनको आप पॉइंट्स बना के मेंशन कर सकते हैं, पैराग्राफ बना के अंडरलाइन करके भी आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो राइज है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि हम इकोनॉमिकली आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं
just like economy, number 2 culture, number 3 strategic position, ये सारी की सारी चीज़ें, आर पॉपुलेशन, आर मार्केट, आर लीडरशिप, और आज की डेट में तो देखेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी कितनी ज़्यादा चल रही है। पूरा वर्ल्ड की मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात तो क्या करूं, लेकिन हाँ अफ्रीकन और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो तो बेसिकली वैक्सीन के लिए टूवर्ड्स इंडिया देखती हैं कि इंडिया हमको वैक्सीन प्रोवाइड करेगा जिससे कि हमारे यहाँ पे पैंडमिक कंट्रोल हो पाएगा। और मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि HIV एड्स बहुत बुरी बीमारी है ये भी पैंडमिक ही है। स्टूडेंट्स, HIV एड्स का जो हब है दैट इज़ योर अफ्रीका में HIV एड्स अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने इसके लिए कुछ मेडिसिन्स प्रोवाइड की हैं टाइम टू अफ्रीकन कंट्रीज़। उस वजह से अफ्रीका में आज की डेट में ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आज की डेट में अफ्रीका में HIV एड्स अंडर कंट्रोल है ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंडियन मेडिसिन्स। सो हमको थोड़ा सी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि इंडिया का जो अपलिफ्टमेंट है या फिर डेवलपमेंट है वो एक आस्पेक्ट में नहीं है कि हम कहें कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर हम 7th नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नंबर 2 पे हैं। नो, हमारी अपनी एक पावर है और उस पावर को हम इकोनॉमी, कल्चर, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, पॉपुलेशन, इन सब में हम इसको एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट है हमारे पास, हमारा डायस्पोरा है। डायस्पोरा के बारे में और कभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी नासा के मिशंस चलते हैं या फिर वर्ल्ड की आप टॉप मोस्ट पोजीशंस देख लो, सुंदर पिचई इंडियन है। तो इस तरह की बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं उनके भी CEOs जो हैं या फिर चेयरपर्सन्स जो हैं दैट आर इंडियन। तो ये इंडिया की पावर है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास भी पुअर्टी है, हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ इंडिया इज़ ऑल्सो अ पावरफुल कंट्री टू, और हमको इसको एक्सेप्ट करना होगा। हमेशा हम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल इश्यूज जो हैं, उनको रेस करते हुए कहें कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, दैट विल बी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने अंडरलाइन कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 135 करोड़। सेकेंड नंबर पे हम लोग पॉपुलेशन की फील्ड में हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर ऑन सेकेंड, और जल्दी ही हम नंबर 1 पर भी आने वाले हैं, क्योंकि चाइना माना जाता था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। तो हम ये कहीं बड़ी बात नहीं होगी या फिर बहुत दूर की बात भी नहीं होगी कि इंडिया कब नंबर 1 पर आ जाए। इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम 5 ट्रिलियन बनेंगे बाय 2022, लेकिन अब क्योंकि पेंडेमिक आ चुका है तो थोड़ा सी 2-3 साल हमको इसमें लेट हो सकता है, लेटेंसी हो सकती है, बट यस दिस इज़ आर ऑब्जेक्टिव और द गोल। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमको बनना है। एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वेरियस कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आना चाहती हैं, क्योंकि 135 करोड़ लोग यहाँ पे हैं जो उन कंपनीज की चीज़ों को खरीदेंगे। हमारे यहाँ पे सैमसंग आना चाहता है, एप्पल हमारे यहाँ आना चाहता है, चाइनीज़ कंपनीज हमारे यहाँ आना चाहती हैं और आती हैं। वर्ल्ड का एक कंट्री ऐसा नहीं है जो मना कर दे कि मैं इंडिया में नहीं जाना चाहता, हम अपने प्लांट्स इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, या फिर हम अपने कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, वो इंडिया को सेल आउट नहीं करेंगे। नो वन। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मार्केट, इतनी ज़्यादा इनकम उनको किसी और कंट्री से नहीं हो सकती है, क्योंकि चाइना तो अपने यहाँ किसी को आने ही नहीं देता। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 200 मिलियन पीपल का डायस्पोरा है, हमारा इंक्लूसिव एंसेंट कल्चर है, और कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इंडिया के जो कि हमको 21st सेंचुरी में पोल ऑफ पावर, न्यू सेंटर ऑफ पावर बना सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव भी हमारा बहुत अच्छा है। इंडियन ओशन में हम लोग रहते हैं। अब थोड़ा सी आपको वापस बताना पड़ेगा कि इंडिया का क्या सीन है वापस। ये स्टूडेंट्स, चाइना यहाँ पे, अब चाइना क्या कर रहा है ना,
धीरे 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 करके सब जगह एक्सपांड कर रहा है, सब जगह। तो अमेरिका जो है उसको अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो किसकी हेल्प ले, है ना? चाइना को अगर कंट्रोल करना है तो अमेरिका किसकी हेल्प लेगा? रशिया की? नहीं, रशिया तो उसका बहुत बड़ा राइवल है, तो रशिया की तो बिल्कुल ले ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। तो किसकी लेगा? इंडोनेशिया की? इंडोनेशिया तो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, इंडोनेशिया तो छोटा है। पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तो अपने आप डेली प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पाकिस्तान में तो इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान का भी कोई मतलब है नहीं। ब्राज़ील की ले लें, ब्राज़ील तो बहुत दूर है। व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका भी दूर भी है और साउथ अफ्रीका के पास इतनी पावर नहीं है। जापान का क्या करेंगे? जापान की हेल्प ली जा सकती है, जापान की हेल्प ली जा सकती है, लेकिन ये पैसिफिक ओशन में ली जा सकती है, नॉट इन द इंडियन ओशन, है ना? यहाँ जापान जहाँ पे है, जापान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन, और यहाँ आपको मिलेगा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में बचा कौन सा कंट्री बाकी? ब्राज़ील दूर पड़ता है, साउथ अफ्रीका के पास पावर नहीं है, सोवियत यूनियन ऑलरेडी उसका राइवल है, इंडोनेशिया भी इतना पावरफुल नहीं है, तो बाकी बचा कौन? द सोल कंट्री इज़ इंडिया। इस वजह से इंडिया जो है उसकी अपनी ही एक पावर बन जाती है और इंडिया को देखा जाता है एज अ सेंटर ऑफ पावर कि अगर चाइना को कंटेन करना है तो इंडिया से हेल्प लेनी होगी। इस वजह से इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया की, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, मेक इन इंडिया करके हम अपनी इकोनॉमी जो है उसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स हैं उनको हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो हमारी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो फाइनल कंट्रीज इज़राइल। इज़राइल के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा सुना नहीं होगा, मैं वापस कह रही हूँ कि कभी टाइम मिलेगा तो हमारी क्लासरूम स्टडी में मैं आपको इज़राइल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी, तो आपको मालूम पड़ेगा वाओ, एक ऐसा कंट्री हो सकता है क्या, हमने इमेजिन नहीं किया है, एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम इज़राइल। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इज़राइल का मैप मैं आपको वहाँ दिखा चुकी हूँ। इजिप्ट का नेबरिंग कंट्री है, जॉर्डन का नेबरिंग कंट्री है, और सीरिया भी उसके नॉर्थ में पड़ता है। मोस्ट पावरफुल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, 1948 में इज़राइल बना था। इज़राइल नाम का कोई कंट्री नहीं हुआ करता था, 1948 में ही इज़राइल बना है। अब इज़राइल की पावर किस फील्ड में है? साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन कई बार हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जस्ट लाइक आर रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, हमारी जो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, कई बार हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फेल हो जाती हैं, उनकी एक्यूरेसी चैलेंज हो जाती हैं, ठीक है, उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन रॉ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दैट इज़ मोसाद, अनब्रेकेबल। ये इसकी पावर, इसकी प्रिडिक्शन ज़बरदस्त है और इनकी इंटेलिजेंस इतनी शानदार है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इनमें। लेकिन इज़राइल के लिए एक बहुत ही अपन कह सकते हैं कि एक सैड पॉइंट ये रहा कि इसके आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, और ये हमेशा से ही इज़राइल इनकी एनिमिटी का एक सफ़रर रहा है। ये इज़राइल के लिए एक बर्निंग पॉइंट रहा है, लेकिन हाँ, इज़राइल ने हार नहीं मानी और इज़राइल ने सबको हरा दिया। अब कब कब वॉर्स हुए थे उसके बारे में डिटेल बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ, अपनी डिफेंस पावर में इंडिया आज भी इज़राइल से वेपन्स परचेज करता है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 47 में। इज़राइल को कब मिली? 48 में। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, कंपैरेटिवली इंडिया बेटर सिचुएशन में था, इज़राइल की सिचुएशंस तो वर्स थी, ठीक है, और इज़राइल हमारे पास तो सिर्फ एक और दो एनिमी हैं, वन इज़ पाकिस्तान, अनदर इज़ चाइना। इज़राइल के पास तो 6 एनिमीज थे जिन्होंने वन बाय वन और ग्रुपिंग करके भी इज़राइल के ऊपर अटैक किया। हमारे पास 2, इज़राइल के पास कितने? 6 एनिमी। लेकिन कहते हैं ना, इज़राइल ने इस
जो भी प्रॉब्लम्स थी इनको एक एडवांटेज के फॉर्म में देखा और इज़राइल ने सबसे बेनिफिट्स लिए हैं। तो इज़राइल ने अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाया, क्योंकि सिक्योरिटी तो करनी है भी, छः जिसके साथ पास में दुश्मन रहेंगे उससे तो निपटना ज़रूरी है। इज़राइल ने अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाया, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाया। डिफेंस पावर को बढ़ाया तो इतना ज़्यादा बढ़ाया कि इज़राइल ने डिफेंस वेपन्स जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इंडिया जैसा एक बड़ा कंट्री जो क्लेम करता है कि वो एक सुपर पावर बनने की उस रेस में है, वो भी इंडिया इज़राइल से वेपन्स परचेज करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इन सब में इज़राइल आगे है। और अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो उसमें भी इज़राइल बहुत आगे है। अगर इन शॉर्ट कहूँ तो इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जिसने इन दिनों कोविड पीरियड में एक स्लोगन चलता है, आपदा को अवसर बनाओ। ठीक है, तो मेक योर ट्रेजेडीज योर अपॉर्चुनिटीज़। तो इज़राइल ने सारी ट्रेजेडीज़ जो थी उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया है। और किस किस फील्ड में किया है ये पॉइंट आउट आप कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर 2. In next video we will start a new chapter. Keep learning. Goodbye.